नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी का जिस प्रकार हमें सबको पता है कि कल एग्ज़ाम है, तो तैयारी ऑलमोस्ट हो गई होगी, बस रिवीजन कहीं ना कहीं चल रहा होगा आप सभी का। ठीक है, तो ऐसे में हम सभी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न जो है बहुत अच्छे से हमें तैयार करने की आवश्यकता है। और कोई भी प्रश्न पत्र है उसमें हम किस तरीके से उसको तैयार करें, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। ठीक है, ये सारी बहुत सारी मन में ना डाउट्स चलते रहते हैं। वैसे ही आज हम उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो डिप्लोमा कोर्स का पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, इस प्रश्न पत्र में जो हमारी 5 यूनिट हैं, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन सी आने की संभावनाएं रखते हैं। और अगर हमें किसी भी प्रश्न को लिखना है तो उस लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होगा। तो आज ये जो वीडियो है, ये 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, आप सभी को यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सब से ये मैं कहूँगा कि आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है, लिखते समय। दूसरी बात, आपको जब प्रश्न डालना है, ठीक है, तो प्रॉपर अलग तरीके से उसको हेडिंग बना के लिखें कि प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है, कि 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, इस तरीके से। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सिर्फ ब्लू पेन ले लेते हैं और एक तरफ से लिखते हुए चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रश्न कहाँ से, सेकंड प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ, थर्ड कहाँ से शुरू हुआ, पता ही नहीं चलेगा। तो मार्किंग में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर प्रश्न को बहुत ज़्यादा साफ सुथरे तरीके से उसको लिखना है ताकि दूर से जो एग्जामिनर है उसको दिख जाए। ठीक है, कि प्रश्न नंबर 1 का आपने ये आंसर लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 का आंसर लिखा हुआ है, इस तरीके से। चलिए, तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर हम सिलेबस देख रहे हैं, पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो डिसेबिलिटी, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी क्या है, कितने प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, वो एक्ट कब पारित हुआ है, कब पास किया गया है, लागू कब से हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, अर्थात डिसेबिलिटी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मॉडल्स क्या है उसके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब पहली यूनिट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 आना ही आना है, कंपलसरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनेशन, हैंडीकैप क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा कि हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी में डिफरेंस बताइए। ठीक है, इस तरीके से बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है वो पूछ सकता है। लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, वो पूछ सकता है हमसे। समझ गए? तो यहाँ से इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या होता है, इसका क्या लाभ है, ये चीज़ें हमें बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे। छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये पूछी ही पूछी जाएंगी। तो हमें लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि हम कोई भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर के साथ साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमें देने की आवश्यकता है। अगर हम एग्जाम्पल भी साथ में लिखते हैं तो क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हमें उस वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से आता है और हम उसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनर होता है वो वहाँ पे पूरे में पूरे नंबर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक हमारी हम लिखेंगे कैसे उसके लिए कि 2 पेन हमें लेके जाना है, एक ब्लू होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए, उन 2 पेन का ही हमें यूज करना है लिखते समय।
जो हमारे आंसर होंगे वो बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काटम पिटा और बहुत ज़्यादा ये मतलब गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है। कोशिश करिए आप बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, देर नहीं करेंगे, कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आने की संभावनाएं रखते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमें दिख रहा होगा। ये हमारा है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन HIVI-IDD। कोर्स नंबर हमारा हो गया कोर्स 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब इसमें हमें दिख रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब ये वैसे क्वेश्चन हैं जैसे हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा और बड़ा कर ले ताकि आप लोग क्लियर देख पाएँ, ठीक है। एग्जाम में हम देखेंगे कि इसमें शॉर्ट आंसर भी आएंगे, ठीक है, MCQs भी आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट वाज इनेक्टेड इन, ठीक है। इसमें टिक का निशान भी लगा हुआ है कि कब आया है, कब पारित किया गया है, तो 2016 में, ठीक है, सबको ही पता है। सेरेब्रल पाल्सी क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक हमने एक प्रश्न पत्र के रूप में तैयार किया है, डेमो प्रश्न पत्र मान के चलें। इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आने की संभावना, इस तरीके से ही प्रश्न हमें एग्जाम उसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यूनेस्को किससे रिलेटेड है, एजुकेशन एंड कल्चर से, ठीक है। ऑटिज्म ASD जो है वो किससे बिलोंगिंग करता है, वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड जितनी जल्दी हम उसको दे सकें, ठीक है, इंटरवेंशन कर सकें, उतना ही इफेक्टिव रहेगा। जितना एज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से वो इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जाएगी। डेफ ब्लाइंडनेस किसको रिफर करता है, कंबाइंड हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। जिससे समझ में भी आ रहा है जो बच्चे के अंदर ये दोनों डिसेबिलिटीज पाई जाती है, अर्थात वो डेफ भी है और ब्लाइंड भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेफ और ब्लाइंड, तो कंबाइंड हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को दर्शाता है। इस प्रकार से भी हमें प्रश्न पूछने के लिए पूछे जा सकते हैं कि जैसे ट्रू और फॉल्स के रूप में, कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी ये क्या सेम है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन बेटर रिहेबिलिटेशन, बिल्कुल सही है कि जितनी जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा वो हमें रिहेबिलिटेशन करने के लिए बेटर है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो क्या है, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। यूनिसेफ जो है वो किस फील्ड में काम करता है, चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में काम करता है। और अच्छा एक चीज़ और ध्यान आ गई कि जैसे यूनिसेफ है, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, RPWD एक्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, निपेड या जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं इन सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हैं आपको तो वहाँ से भी फुल फॉर्म के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने जब प्रीवियस ईयर बनाया था वो वाला भी देख लीजिएगा, तो ये देखिएगा और पहले वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। मैं इसका उसका भी लिंक जो है इसका बटन उसमें बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, दोनों जगह से देखिएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है। फिर क्या है कि ऑटिज्म में जो विजुअल एम्पायरमेंट बिल्कुल भी गलत है, आपको सभी को पता है। पेरेंट्स प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल अर्ली इंटरवेंशन, बिल्कुल बात सही है। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक डेफ बच्चों के अर्ली इंटरवेंशन में बहुत ही उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर पेरेंट्स जो चाहेगा तभी बच्चा जो है वो सक्सेस हो पाएगा। पेरेंट्स को सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमारा बच्चा ऐसा है और ये सही हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी गई, जैसे RPWD एक्ट, UNCRPD, निपिड की, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। मैंने इसमें 3 फुल फॉर्म दिए, लेकिन इसके अलावा भी जो फुल फॉर्म है वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुआ करे आप मैसेज कर दिया करिए, हम उसका वीडियो छोटा सा बना दिया करेंगे, ठीक है। मैच द कॉलम भी आ सकता है, सेरेब्रल पाल्सी या ब्लाइंडनेस किससे मैच करता है। जैसे ब्लाइंडनेस आपको पता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट का है, डेफनेस का है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का है, सेरेब्रल लोकोमोटर डिसेबिलिटी।
फिर अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन डिसेबिलिटी, एम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप। तो हमें डिसेबिलिटी को डिफाइन करना है कि डिसेबिलिटी है क्या, दिव्यांगता क्या है, एम्पेयरमेंट क्या है और हैंडीकैप क्या है। ठीक है, ये सभी हमने इनको वीडियो बना के छोटे छोटे वीडियोज में हमने सब कुछ बता रखा है। मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ विजुअल एम्पेयरमेंट, किस तरीके से विजुअल एम्पेयरमेंट के कौन कौन से कॉज हैं, कारण हैं, ये आपको बताने हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ASD क्या होता है, शॉर्ट नोट में लिखें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब पूछा जाना है ये चीज़ें ना। रोल ऑफ पेरेंट इन अर्ली इंटरवेंशन, बहुत ही मतलब ये जो प्रश्न लिखे गए हैं आप इसमें से पढ़ेंगे, आप देखेंगे 60-70% मोस्टली प्रश्न जो है यहीं से बनने हैं। ठीक है, डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, SLD क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। डिस्कस द रोल ऑफ ICT इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ICT का रोल क्या है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में, इस पर डिस्कस करना है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप सब ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है और ये आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर में क्या क्या आ सकता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल बात सही है। डिस्कस द डेफिनेशन, कॉज, प्रिवेंशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर HI के बारे में आ सकता है कि भाई उसके बारे में बताएं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन की क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डोमेन्स क्या होते हैं, इस पर डिस्कशन हो सकता है, पूछ सकता है आपसे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें से अब देखा जाए तो आप कहेंगे क्या आएगा सर, तो इसमें से आपको पढ़ के जाना है। जैसे यूनेस्को आ सकता है, निपिड आ सकता है, AYGN SSD आ सकता है। ठीक है, यूनिसेफ आ सकता है, तो ये आ सकते हैं। तो इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि AYG क्या है, उसका क्या काम है, उसका एम क्या है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रदान करता है, ये सारी चीज़ें। डिस्कस वेरियस डिसेबिलिटी जनरल RPWD देयर एजुकेशन एप्लीकेशन, डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं RPWD के एक्ट में, उस पर डिस्कशन करना है। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना रखता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न है जो आने की संभावनाएं रखते हैं, जैसे मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, RPWD एक्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ देता है कई बार कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, इसके बारे में लिखें। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी है जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करती हैं। ठीक है, रोल ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटी, दोनों का क्या रोल है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप, उम्मीद है आप पढ़ के जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप जो है वो हमारे से संपर्क करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे माध्यम से जो भी हेल्प हो सकेगी वो हम करेंगे आपको। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों के लिए हर पेपर के, चाहे वो पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी बनाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फॉर्म मित्र जो है उसकी वेबसाइट पे यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पड़े हुए हैं, MCQs भी पड़े हुए हैं, पूरे नोट्स भी पड़े हुए हैं डिप्लोमा के। तो अगर किसी को नीड है, किसी के पास नोट्स नहीं है या प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है बहुत अच्छे से अपना पेपर देंगे और बहुत अच्छा प्रश्न करके आएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है
तो आप वापस हमें टेक्स्ट मैसेज करिएगा, हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से आप सभी पेपर दें, एग्ज़ाम करें, ठीक है। और कल एग्ज़ाम के बाद आके हमें बताएं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कितने प्रश्न बहुत अच्छे से अटेम्प्ट आपने किए हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।